अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज से अपनी क्लास 11 की न्यू फिज़िक्स की बुक स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स भी याद हो जाएंगे, मतलब इसमें क्या बात हो रही है, और आप पेपरों में इजीली जाकर इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। याद रखना, इस पूरे कोर्स में, इस पूरी फ़िज़िक्स में हमने जो है वो कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने चीज़ों को सॉल्व करना तो सीख लिया है, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से और चीज़ें। अब यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट लेने हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये बुक मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊँ, एक एक चीज़ समझाऊँ और तमाम चीज़ें अच्छी तरह आपको समझ में आए। और मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ये बुक बहुत अच्छी समझ में आए, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, और इंशाल्लाह इस बुक की मदद से जब कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में जाओ या इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाओ तो इस बुक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद रखो। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1 से। फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 है, पहला ही टॉपिक है। अच्छा याद रखना, जो भी टॉपिक मैं वीडियो में कवर कराया करूँगा हमेशा वो मैं सारे के सारे टॉपिक आपके साथ लिख दिया करूँगा। तो आज हमने क्या कवर करना है, स्कोप ऑफ फिज़िक्स हमारा मेन टॉपिक है। उसके अंदर हमने जो है वो एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी इस तक कवर करना है आज की वीडियो में। तो पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 4 तक के जितने भी टॉपिक हैं वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो चीज़ें रिकॉल कर दूंगा तो आप लोगों को बात अच्छी समझ में आ जाएगी। याद रखना, मैं जो पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा बेस कॉन्सेप्ट पर होगा और साथ ही साथ आप लोगों को डायग्राम बनाकर डिफ़ाइन करूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार वो डायग्राम डिफ़ाइन कर दी जो कि बात हो रही है तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो गई। ठीक है, चलो अब आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फिज़िक्स। देखो ये बात याद रखना, फिज़िक्स आपके इर्द गिर्द हर चीज़ में ऑलमोस्ट मौजूद है। आप फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनसे घिरे हुए हो। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन मैं हर बच्चे से पूछूं वो अलग अलग बताएगा, लेकिन आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह तमाम बच्चे फ़िज़िक्स की एक ही डेफिनेशन बोलेंगे। वो डेफिनेशन क्या है कि जहां भी मोशन होगी वहां फिज़िक्स है। क्या याद रखना है आपने? देखो ज़िंदगी आसान करो, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी आसान कर ली, सिर्फ फिज़िक्स की डेफिनेशन इतना याद रख ली कि जहाँ भी मोशन है वहाँ फिज़िक्स है। अब आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मैं मौजूद हूँ ना यहाँ पर ज़िंदगी आसान करने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बच्चा है, ये आपका दोस्त है, ये फोर्स लगाता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो इसने क्या किया, फोर्स लगाई ना, फोर्स लगाई यानी मोशन कराई, तो क्या आ गई आपके पास, फिज़िक्स आ गई ना। और ये फिज़िक्स किस ब्रांच में आती है, ये फिज़िक्स आ गई आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, ये जो इसने काम किया इसको आप कहाँ पर स्टडी करोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। आप क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप स्टडी करते हो न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन्स के कितने लॉ हैं, फिल्म देखी होगी तो 4 लॉ हैं, लेकिन वैसे 3 लॉ होते हैं आपके पास। सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके बाद उसका जो फोर्स वाला लॉ है, और उसके बाद जो है थर्ड लॉ, यानी जिसे आप ऐसे भी बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। 3 लॉस है और वो आप सबको आते हैं। ठीक है, वो आगे भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे तीनों के तीनों। तो न्यूटन के जो लॉस हैं वो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हो। फिज़िक्स क्या है ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जहाँ कहीं भी मोशन होगी वहाँ पर फिज़िक्स है। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वेव पैदा होती है, ठीक है, आपके पास एक वेव पैदा होती है। अब आपको मैं कहूँ इसमें फिज़िक्स है, आप बोलोगे सर ठीक है मान लिया फिज़िक्स है। कैसे, वेव मोशन कर रही है ना, मोशन कर रही है यानी इसमें फिज़िक्स आ गई। अच्छा अब मैं आपको बोलूँ कि एक और चीज़ जो कि मोशन करती है आप उसको पढ़ते हो और उसमें फिज़िक्स है, एटम। अब आप बोलोगे सर एटम तो मोशन नहीं करता, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाँ सर मोशन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपके पास क्या आ गई, फिज़िक्स आ गई। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी आप फिज़िक्स में पढ़ते हो, मैं कहूँ उसमें भी फिज़िक्स है। आप बोलो सर ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चार्ज मूव नहीं करता, करंट मूव नहीं करता, कहते नहीं हो आज करंट नहीं आ रहा, आज लाइट नहीं आ रही,
बेसिकली तो लाइट का मतलब ये होता है कि करंट नहीं आ रहा। तो करंट क्यों नहीं आ रहा होता है? क्योंकि चार्ज मूव ही नहीं कर रहे होते हैं। बिल हम भरते हैं तो चार्ज मूव करते हैं, तो इसीलिए उसमें मोशन होती है। आ गई फिजिक्स यहाँ पर भी आपके पास। पंखा आपका क्या कर रहा है? उसका जो पंखे की जो पंखड़ियाँ हैं, उसके जो विंग्स हैं, वो आपके पास क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन, मोशन फिजिक्स है। तो भाई अब मैं ये पूछूं कि फिजिक्स क्या है? कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं बता पाए? नहीं सर, कोई भी ऐसा नहीं है, सब बता देंगे। तो ज़रा बताओ फिजिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब बाकी चीज़ें खुद एनालाइज करना, खुद अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना। अब आप बोलो सर कैपेसिटर, कैपेसिटर तो मूव नहीं करता, उसमें कहाँ से फिजिक्स आ गई? तो चार्ज क्या करते हैं कैपेसिटर में? कैपेसिटर में चार्ज तो मूव कर रहे हैं ना, फिजिक्स आ गई। अब आप बोलो सर वोल्टेज, इसमें क्या फिजिक्स है? वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इधर का पोटेंशियल अलग, इधर का पोटेंशियल अलग, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज की मोशन, फिजिक्स है। अब मैं एग्जाम्पल देता रहूँगा, टाइम निकल जाएगा। आपको पता है कहाँ कहाँ फिजिक्स है, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स आपके सामने पेज मैंने शुरू में चलाया होगा, अपने पास बुक खोल के रखो। अच्छा देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा भी, ताकि सब कुछ जो है वो हमारा थोड़ा वो भी हो जाए, बुक से भी पढ़ लें हम। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम पढ़ लें फिजिक्स की जो डेफिनेशन इनके मुताबिक है, क्योंकि हर चैप्टर में फिजिक्स की एक अलग डेफिनेशन आ जाती है। अगर हेलिटे रेसनिक पढ़ी हो तो उससे बात पता चल जाएगी। हाँ, फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट सीक टू अंडरस्टैंड द डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। अच्छा, नेचुरल वर्ल्ड में जितने भी मोशन हो रहे हैं या जो प्रिंसिपल मौजूद हैं, उस सब को आप फिजिक्स में स्टडी करते हो। और नेचुरल दुनिया में, यानी जो हमारी दुनिया है, इसमें क्या हो रहा है? हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कहीं ना मोशन कर रही है, तो उसको आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन हो गई, जो आप समझ सकते हो। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। अच्छा, ये क्लासिकल फिजिक्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा। दिस ब्रांच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लिया, जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसको आप कहाँ पर स्टडी करोगे? अच्छा, याद रखना, ऑब्जेक्ट के मोशन से मुराद सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ऑब्जेक्ट के मोशन से मुराद बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे मैं खुद एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, आप एक बड़े ऑब्जेक्ट हो गए, गाड़ी वगैरह, ये जब मोशन करेंगे ना, या इस तरह की कोई छोटी चीज़ भी मोशन करे, जैसे कि बॉल, कोई इंसान या कोई और चीज़, तो वो सब आप क्लासिकल मैकेनिक्स में। हाँ, जब आपके पास एटम में इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे या कोई और चीज़ मोशन करेगी बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल पे, तो उसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एटॉमिक फिजिक्स के पास, क्योंकि आपको अगर कोई बीमारी हो तो आप एक हॉस्पिटल तो चले जाते हो, वो हॉस्पिटल फिजिक्स है, ठीक है। लेकिन फिर किस तरह की बीमारी है उस डिपार्टमेंट में जाते हो ना। अब यूनिवर्सिटी हम जाते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं, नहीं, अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसी तरह से आपको जिस चीज़ की स्टडी करनी है उस ब्रांच में आपको जाना होगा। अच्छा, अब आप चाहते हो कि आप मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करो। मैं बोलता हूँ क्यों स्टडी करनी है? सर, मेरे घर में बिजली आती है, मैं चाहता हूँ कि बिजली कैसे आ रही है थोड़ा सा मुझे इल्म मिले, ताकि मेरी जो है वो दुनिया में रिस्पेक्ट बढ़े। जब कभी बिजली नहीं आ रही हो तो सब बोल रहे हो लाइट चली गई, लेकिन मुझे पता हो लाइट क्यों चली गई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया, एनर्जी आना बंद हो गई, तो इसलिए लाइट चली गई। समझ में आ गई ना बात? चलो, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में आप किस ब्रांच में पढ़ते हो? इस ब्रांच में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म से मुराद है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। याद रहेगी ज़िंदगी में बात, वो कहता है ना, तुम चले गए तो सुकून चला गया। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना रोक देगा तो मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास ख़त्म हो जाएगी। याद रखेंगे बात? जी सर, इंशाल्लाह याद रखेंगे। थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ, मैं अपने पास से भी बताऊँगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँगा, बुक भी पढ़ूँगा, हम सब कुछ साथ लेके चलेंगे। ये बुक को छोड़ना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी आपके साथ, तो मैं बुक कभी नहीं छोड़ूंगा, बुक साथ साथ आपके साथ लेके चलूँगा, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त कमेटी ने बनाई है और आपकी ज़िंदगी में इसने बड़ा कंट्रीब्यूट करना है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है वो डिटेल में आप पढ़ेंगे इस फील्ड में आ जाके। अच्छा, थर्मोडाइनेमिक, ज़्यादा कुछ याद मत रखो थर्मोडाइनेमिक्स में, बस इतना याद रख लो कि हीट की वजह से वर्क हो या वर्क की वजह से हीट में तब्दीली आए, आपके पास है थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स क्या है भाई? देखो, डायनेमिक्स का मतलब तो आपको पता है ना, डायनेमिक्स का मतलब आपको पता है जिसमें फोर्स वगैरह इन्वॉल्व हो, और थर्मो का मतलब क्या है? हीट।
ये हीट हो गई आपके पास। तो हीट की वजह से वर्क होना, ठीक है, हीट की वजह से वर्क होना किस में पढ़ोगे? थर्मोडायनेमिक्स। यकीन मानो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है ये कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है ना, वो पूरी की पूरी इस टॉपिक पे बेस्ड थी। हम क्या करते थे? हीट से वर्क कराते थे और थर्मोडायनेमिक उधर यूज़ होता था। तो क्या याद रखोगे थर्मोडायनेमिक में? सर, जब भी हीट से वर्क होगा या वर्क से हीट में चेंज आएगी या हीट कम ज़्यादा होगी, तो ये थर्मोडायनेमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक तवा लूँ, अब देखो हीट से वर्क कैसे होता है, अभी समझ में आ जाएगी बात। मैं एक तवा लूँ और उस तवे पे किसी ऐसे इंसान को बिठा दूँ जिसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो जैसे ही तवा गर्म होगा वो इंसान फ़ौरन से उछलेगा। क्या हुआ? हीट से वर्क। लेकिन ये तो समझाने के लिए, असल वर्क ये होता है वर्क डन, यानी पिस्टन का मूव करना, ऊपर नीचे होना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटी सी बात बता दूँ कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं। देखें, ये पूरा जो कोचिंग सिस्टम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं उनकी वजह से चल पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें चाहिए होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड हों ताकि ये पूरा सिस्टम हम रन कर सकें। तो ग्रुप की फ़ीस 1500 रुपये सालाना है, ठीक है, सिर्फ साल में एक बार आपने हमें देनी है। आपको पता है हम आपको मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर्स देते हैं और यूट्यूब पे आपको और मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप ज़रूर ग्रुप में ऐड होइएगा। इसमें नोट, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लैब सेशन, रिकॉर्डेड सेशन सब मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे आपने सुनी तो होगी ये एग्जाम्पल, दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, ऐसा कुछ थी। अच्छा, ऑप्टिक्स, मैंने क्या लगाया हुआ है? चश्मा। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये जो लाइट है वो मेरी आँख में जाकर सही जगह पर फोकस नहीं करती। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कब मैंने फ़िज़िक्स इसलिए नहीं समझी कि मेरे पास अच्छे टीचर थे, मेरे पास वसाइल था, नहीं। फ़िज़िक्स मैंने इस तरह समझी कि मैंने इर्द गिर्द देखा कहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं जब भी कभी बाहर जाता हूँ तो मुझे लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी पड़ती, मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है असल जो इल्म है ना वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो बहस करके नहीं मिलता, वो ऑब्ज़र्व करके मिलता है। ज़रा अपने आप को बड़ा इंसान बनाओ। बड़ा कैसे बनाओगे? मुंह को खामोश रखो, दिमाग को वर्क कराओ, ठीक है। यहाँ से कम काम लो, यहाँ से ज़्यादा काम लो। देखो, लाइट आ रही है, यहाँ भी है, सामने है, हर तरफ है। मैं चश्मा उतार दूँ मुझे कम नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही है, देखो आप भी ब्लैंक हो, मैं भी ब्लैंक हूँ, अगर लाइट ही ना हो, है ना। आप भी ब्लैंक, मैं भी ब्लैंक, अगर लाइट ही ना हो। लेकिन जब ये लाइट होती है तो उन लोगों को जिनकी आईसाइट वीक नहीं है, और मैं दुआ करूँगा हमेशा वो अपनी जो आँखें हैं उनकी सही रहे, तो वो लोग जिनकी आईसाइट वीक नहीं है उनकी आँख पे लाइट पड़ती है और सही जगह फोकस होती है, उनको चीज़ें नज़र आ जाती हैं। लेकिन वो लोग जिनकी आँखों पे लाइट तो पड़ती है लेकिन फोकस सही नहीं हो पाती है, उनका जो आँख है वो सही काम नहीं कर पाती है, तो उनको जो स्टडी करना होता है लाइट का जो फोकस होना है या लाइट की रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, ये ऑप्टिक्स में स्टडी करते हो। तो ये जो लेंस है इसकी भी स्टडी ऑप्टिक्स में है। याद रहेगी बात? जी सर, इंशाल्लाह याद रहेगी, ठीक है। याद रख लो, लाइट की स्टडी यानी लाइट की रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन की स्टडी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल को यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते, तो कहाँ पर करोगे? यहाँ पर करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स। सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली डुअल नेचर रखते हैं। क्या रखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? आपको ये बात पता है लाइट की नेचर डुअल है, अच्छी तरह पता है ना। लाइट एक आपके पास पार्टिकल बिहेवियर भी रखती है और एक वेव बिहेवियर भी रखती है। लाइट की नेचर डुअल है, ठीक है। और डुअल नेचर ऑफ लाइट हमारे पास मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होती है। इसी तरह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी डुअल नेचर रखते हैं। याद रखोगे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या याद रखोगे कि लाइट हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो डुअल नेचर रखते हैं। देखो, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस मौजूद हैं, समझ नहीं आनी बात जब तक आपको बेसिक ना पता हो क्या है, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल किस में स्टडी करते हो? क्वांटम मैकेनिक्स। देखो, मैकेनिक्स का वर्ड आ रहा है यानी मोशन, जैसे यहाँ पर आ रहा था। तो डुअल नेचर आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हो। अब डुअल नेचर से क्या मुराद है? किसी चीज़ की पार्टिकल नेचर भी हो और किसी चीज़ की वेव नेचर भी हो, ठीक है, ये डुअल नेचर हो गई। तो ये हमारी कुछ ब्रांचेस यहाँ पे कवर हो गई। अब आ जाओ, टाइम कितना हो गया?
14 मिनट हो गए क्योंकि सादा टॉपिक कवर करा रहा हूँ, लेकिन जल्दी लेके चलते हैं। अच्छा, अब स्कोप इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखो, अगर मैं फिज़िक्स को हटा दूं, मैं कहूं कि 1 महीने के लिए तमाम दुनिया से फिज़िक्स के लॉस हटा दिए जाएं, तो यकीन मानो जितनी भी साइंटिफिक वर्क है वो सब रुक जाएगा फ़ौरन। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी को आगे ले जाने में। ये जो इंडिया चाँद पे जा पा रहा है, कैसे जा पा रहा है? फ़िज़िक्स के लॉस को अच्छी तरह समझ के जा पा रहा है। इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे डिटेल में ना, अभी इस पर नहीं जाते हैं। अच्छा, फंडामेंटल लॉस। फिज़िक्स ने बहुत सारे आपको फंडामेंटल लॉस दिए हैं। कैसे? आपको फिज़िक्स ने लॉ दिया है कि ग्रेविटी की वजह से जो भी चीज़ है वो नीचे आएगी। अब ये ढक्कन मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं फ़िज़िक्स के लॉ इस्तेमाल करता हूँ, इसको यहाँ पे यूँ रिलीज़ करता हूँ, ये नीचे गया, ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि फ़िज़िक्स बता चुका है ज़मीन में ग्रेविटी है, यानी अट्रैक्शन पुल, हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है। जो भी चीज़ ऊपर से फेंकोगे नीचे जाओगे। तो जो भी बेसिक लॉज, फंडामेंटल बातें आपको बताई हुई हैं फ़िज़िक्स में, वो सब इसमें आ जाती हैं। जैसे दीवार पे अगर पंच मारोगे तो दीवार भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, ये आ गया फंडामेंटल लॉस। ठीक है, तो वो बुनियादी बातें जो हमें बताई गई हैं वो फंडामेंटल लॉस में है। फिजिक्स प्रोवाइड फंडामेंटल लॉस एंड प्रिंसिपल दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को पहचानने के लिए आपको बहुत सारे लॉस दिए जाते हैं फंडामेंटल। जैसे एक आखिरी एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओगे वर्क करेगा, ये एक फंडामेंटल लॉ है, आप जानते हो। तो ये क्या है? फंडामेंटल लॉ फिजिक्स। अच्छा, एडवांसिंग नॉलेज। देखो, फिजिक्स के आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी नॉलेज आपकी एडवांस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्लासिकल मैकेनिक्स से। पहले आप न्यूटन के टाइम पर सिर्फ स्टडी करते थे, या उससे पहले ले जाओ, न्यूटन से पहले ले जाओ, उस वक्त आप सिर्फ क्या स्टडी करते थे कि फोर्स लग रही है तो बॉडी आगे पीछे मोशन कर रही है, ठीक है, या बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, मैटर ऑफ स्टेट क्या होती हैं आपके पास, ये स्टडी करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें हमें पता लगने लगी, हम कहाँ पर आ गए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर आ गए। हमने फिर एटम को स्टडी करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारी नॉलेज एडवांस होती जाएगी, उसमें जिद्दतपन जदीद होती जाएगी। अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का क्या मतलब है कि फ़िज़िक्स में आप सिर्फ नेचर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ते हैं, उसमें आप केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, उसमें आप जो है वो बायोलॉजी और इस तरह की चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? आप एटॉमिक फ़िज़िक्स पढ़ते हो, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ते हो, वो क्या है? पूरा केमिस्ट्री से रिलेट करता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का मतलब ये है कि ऐसी फील्ड साइंस की जिसमें और फील्डों के बारे में भी नॉलेज हो। तो अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हो तो ये बात 100% है कि आप केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ोगे, आप जो है वो एस्ट्रोनॉमी यानी आसमानों के बारे में और जो हमारा गैलेक्सी है उस बारे में भी पढ़ोगे। देखो, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर है? हाँ, ये रहा। फिज़िक्स ऑफन इंटरेक्ट विथ अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी, ठीक है। इन सब के बारे में भी आपको फिज़िक्स में नॉलेज मिलती है। तो किसी और फील्ड के बारे में नॉलेज मिलना, ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। अच्छा, अब आ जाओ टेक्नोलॉजी। मुझे कोई ऐसा इंजीनियर ज़िंदगी में दिखाना जो कि इंजीनियर तो बना हो लेकिन उसने कभी फिज़िक्स ना पढ़ी हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। न्यूटन के 3 लॉस पढ़े बगैर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन 3 लॉ को न्यूटन के पढ़े बगैर कोई भी इंजीनियर बनना तो दूर की बात है, बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इंजीनियर बनना है, फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो आपने सॉफ्टवेयर वाला इंजीनियर ही क्यों ना बनना है, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में ही क्यों ना जाना है, फिज़िक्स को पढ़ना होगा। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स की, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है इंजीनियरिंग की, उस सब में फ़िज़िक्स यूज़ होती हुई नज़र आएगी। फोर्स हर जगह लिखी हुई नज़र आएगी। ये एफ़ जो है ना, मेरे नाम में भी आता है। जैसे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ता ना, इसी तरह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का पीछा ये फोर्स नहीं छोड़ती, ये हीट नहीं छोड़ती और ये वर्क नहीं छोड़ती। पूरी ज़िंदगी इंजीनियर की निकल जाती है। और एक और चीज़ है, एंगल। पूरी ज़िंदगी इंजीनियर की निकल जाती है फोर्स को स्टडी करने में, हीट को स्टडी करने में, वर्क को स्टडी करने में और एंगल वगैरह को स्टडी करने में। तो यहाँ पर भी फिज़िक्स इस्तेमाल होती है। अब आ जाओ एनर्जी एंड पावर।
फिज़िक्स सीधी सीधी बात करती है कि भाई हमारे पास एनर्जी के दो सोर्स हैं, एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल, जिसे हमने बहुत डिटेल में 9 में पढ़ा। तो एनर्जी और पावर के बारे में भी फिज़िक्स आपको बहुत अच्छा बताती है, और यकीन माने इसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन दी थी अपनी क्लास में। टीचर ने हमारे ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन दी थी। क्यों? क्योंकि हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का टॉपिक अपनाया था, यानी सेलेक्ट किया था। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, उसको आप पढ़ते हो एनर्जी एंड पावर में, और किस तरह से एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो अपने रोज़मर्रा के काम में, उसको आप पढ़ते हो एनर्जी एंड पावर में, फिज़िक्स के अंदर। पढ़ देता हूँ थोड़ा बहुत आपके लिए ना। फिज़िक्स प्ले अ क्रूशल रोल इन द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो फिज़िक्स आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि एनर्जी जनरेट कैसे करनी है, बल्कि वो ये भी बताती है ट्रांसफ़र कैसे करनी है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, अगर मैं इस दौर से इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दूं तो आप लोग फ़ौरन से 90s 80s 70s में चले जाएंगे। क्यों? आपके पास ये जो मोबाइल है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक, देखो मेरे पास ये नोट्स नहीं है, ये बुक ही है, मैं बुक से ही देखता हूँ। तो ये जो आपके पास मोबाइल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका पंखा लगा हुआ है कैपेसिटर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास वो छोटे छोटे से डिवाइसेस हैं जो कि करंट को कब फ्लो कराना है, कब रोकना है, कब हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, कब कम, ये सब बताएं। याद रहेगा इंशाल्लाह ज़िंदगी भर। सोसाइटी, देखो सोसाइटी को अगर आपको बेहतर बनाना है तो उनको हेल्थ तो प्रोवाइड करनी होगी। देखो अगर मैं खुदा ना खास्ता बीमार हूँ, या अल्लाह ना करे हम में से कोई बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, तो क्या वो सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा? वो पढ़ पाएगा? वो सीख पाएगा? वो बल्कि पीछे रह जाएगा। और उसकी भी मजबूरी है, बेचारा बीमार है। तो हम सब दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला सबको सेहत और शिफा दे। अब फिज़िक्स यहाँ भी ज़िंदगी आसान करती है। क्या करती है? मेडिकल एप्लीकेशंस को आसान करती है, यानी मेडिकल में एप्लीकेशन देती है। कैसे? अब आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन करने में क्या इस्तेमाल करते हो? सर्जिकल टूल कैसे बनाते हो? फिज़िक्स की मदद से बना रहे होते हो ना। अच्छा, अब आपके पास ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं कि डॉक्टर किसी और में शहर बैठकर किसी और शहर में ऑपरेशन कर डालता है। तो कैसे करता है? फिज़िक्स की मदद से, क्योंकि वो कम्युनिकेशन करता है एक शहर से दूसरी शहर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक शहर से बैठ के दूसरे शहर में ऑपरेशन कर लेता है। तो क्या आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई ना? तो यहाँ पर अच्छा, मटेरियल साइंस, फिज़िक्स की मदद से आप नए नए मटेरियल बनाते हो। आपने सुना होगा ना, ये वाला मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, वो वाला मटेरियल ख़राब है। तो कैसे पता चलता है कि जो मटेरियल ख़राब है उसमें कम क्वालिटी का साइंस इस्तेमाल हुआ होगा, कम क्वालिटी इस्तेमाल हुई होगी, यानी उसमें साइंस इतनी अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई होगी। जो मटेरियल महंगा होगा उसमें साइंस अच्छी इस्तेमाल हुई होगी। तो मटेरियल को बेहतर बनाता है फिज़िक्स। फिज़िक्स की स्टडी कर कर आप मटेरियल बेहतर बना सकते हैं। कैसे? आप उसका बॉन्डिंग अच्छी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स को स्टडी कर सकते हैं और उसके मटेरियल को बेहतर बनाते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, फ़िज़िक्स को अपने इर्द गिर्द ढूंढो। मैं फ़िज़िक्स से बड़ी ही मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि इससे मैं समझता हूँ कि ये मुझे आगे लेके जाने वाली फ़ील्ड है, इसी के ज़रिए से मैंने आगे बढ़ना है। तो अपने इर्द गिर्द फ़िज़िक्स को देखो, अपने इर्द गिर्द मोशंस को देखो, अपने इर्द गिर्द फ़िज़िक्स के लॉस को देखो, फिर बुक से सीखो। ठीक है? अगर ये कर लिया जिस बच्चे ने, मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ मुझसे अच्छा टीचर बनेगा, मुझसे अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि मेरी भी अभी ये नॉलेज कम है। ठीक है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हो रहे हैं, ये सब भी फ़िज़िक्स स्टडी कर कर आपको दे रहा होता है, इन्वायरमेंट के बारे में, सैलाब वगैरह के बारे में। आखिर में एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। तो भाई देखो, फ़िज़िक्स हमारे पास, साइंटिफिक लिटरेसी क्या होती है कि साइंस के बारे में इल्म होना या तालीम होना। तो देखो भाई, फ़िज़िक्स हमारे पास बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है इस दुनिया को आगे ले जाने में, इस दुनिया को आगे बढ़ाने में, इस दुनिया की नॉलेज को बढ़ाने में। तो ये सब इल्म हमें अल्लाह ताला ने ही दिया है और अल्लाह के फजलो करम से हम इन चीज़ों को, इन नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एजुकेशन और साइंटिफिक लिटरेसी यानी साइंस के इल्म में फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा रोल है। फ़िज़िक्स, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे फेमस ब्रांच है साइंस की और सबसे आसान ब्रांच भी है साइंस की। अब आप बोलोगे सर आसान कैसे? जो चीज़ आपको आ जाए वो आपके लिए आसान है, जो चीज़ नहीं आए वो आपके लिए मुश्किल है। तो एजुकेशन और साइंटिफिक लिटरेसी में फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा किरदार है। फ़िज़िक्स हटा दोगे आपके पास यूनिट्स चले जाएंगे, आपके पास यूनिट्स नहीं रहेंगे, आपके पास फंडामेंटल लॉज ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है
और फिज़िक्स को जो बच्चा समझ के पढ़ेगा उसे जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद जॉब दिया करेगा। हमारे बस एक मिनट लेता हूँ, फिर बात ख़त्म करता हूँ। हमारे सिस्टम में जॉब कैसे हासिल करना है ये सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाई जाती बात कि जॉब देनी कैसे है, जॉब आपने क्रिएट कैसे करनी है। तो जब ये सिखाई जाएगी ना कि आप जॉब दोगे कैसे लोगों को, तो फिर आप आगे बढ़ोगे। तो यकीन मानो, अच्छी बात है, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपना अगर दिमाग बड़ा रखोगे, ज़्यादा बड़ी बात सोचोगे ना, उतना ही बड़ा गोल हासिल करोगे। और मैं फिर कहूँगा, यहाँ से कम इस्तेमाल करो, यहाँ से ज़्यादा इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। चलो, कंप्लीट हुआ हमारा। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक कवर किए हमने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। मैंने कोई भी इधर उधर की बात नहीं करी, बिल्कुल टू द पॉइंट रहा। मैं अब पूछ लूँ, चलो एक होमवर्क देता हूँ, उसको करके मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे ये बताओ, थर्मोडायनेमिक में क्या करते हो? कमेंट सेक्शन में मैसेज चाहिए आपका मुझे, ठीक है? जो भी बच्चा करेगा कमेंट सेक्शन में मैसेज, मैं उसका अगली वीडियो में नाम ले लूँगा, ठीक है? तो ज़रूर आपने ये करना है प्रोवाइड मुझे। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद